नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे ऋषिकेश की, जहां हिमालय दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। बता दें कि ऋषिकेश में हिमालय दिवस के अवसर पर रामर्थ निकेतन के कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और सूबे के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान आयोजित एकल राम कथा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हनुमान गदा पकड़ाकर एकल राम के स्वरूप से नवाजा गया। तो वहीं मुख्यमंत्री धामी ने हिमालय और पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों से अपील की। आज हिमालय दिवस हम सब लोगों के लिए बहुत शुभ दिवस है, जहाँ हिमालय हमारी पर्यावरण से लेकर तमाम चीज़ों को पूरे देश को उपलब्ध कराने का काम करता है। इस अवसर पर हम सब का कर्तव्य है कि हिमालय को बचाना है और पर्यावरण को बचाना है। हिमालय अगर बचेगा तो निश्चित रूप से जहाँ उत्तराखंड राज्य हिमालय में आता है, उसके साथ साथ अनेकों हिमालयन राज्य हैं, वो पूरे देश को सभी जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, उसके माध्यम से उपलब्ध कराने का। तो बुलेटिन में बात देहरादून की कर लेते हैं, जहां यूकेएसएससी भर्ती मामले को लेकर सवाल ज़्यादा खड़े हो रहे हैं, जिसको लेकर अब कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का भी बयान सामने आया है। बता दें कि उत्तराखंड में लगातार भर्तियों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसमें भर्तियों के शक के दायरे में है। ऐसे में इस आयोग को भंग करने की मांग लगातार उठने लगी है। इससे पहले भी पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह ने आयोग को भंग करने की बात कही थी और अब इस मामले में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि यूकेएसएससी को सरकार को भंग कर देना चाहिए। उनके अनुसार जिस तरह के ट्रैक रिकॉर्ड इस आयोग का रहा है और लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, ऐसे में इसका भंग होना बहुत ज़रूरी है और सरकार लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्तियां कराने जा रही है, जिससे युवाओं को न्याय मिलेगा। देखिए, जिस प्रकार से चयन सेवा आयोग का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो इसके लिए उसका भंग करना मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है। उसको भंग होना बहुत जरूरी है और लोक सेवा के माध्यम से भर्ती हो, ताकि यहाँ के युवाओं को के साथ न्याय न हो और उनका उसकी योग्यता का लाभ मिले। क्या आपको लगता है युवाओं को फिर रोजगार भी मिल जाए? बिल्कुल, निश्चित ही। और उसके लिए उन्होंने कहा कि तुरंत उसमें तेजी से काम होना चाहिए और मुझे पूरा भरोसा है कि इस प्रकार मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं हमारे नौजवानों को। तो बुलेटिन में बात रुड़की की कर लेते हैं, जहां बसपा महासचिव राजेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने सरिता चौधरी पर लगे आरोपों पर जवाब दिया। रुड़की के रामनगर चौक स्थित एक होटल में बसपा महासचिव चौधरी राजेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने कहा कि जानकारी मिली है कि एक रीट दाखिल हुई है, जिसमें पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सविता चौधरी पर बकाया होने और वसूली की बात सामने आई है। उन्होंने कहा कि सरिता चौधरी की अध्यक्षता वाली कमेटी 2016 में थी और उसके बाद 2019 में हाईकोर्ट ने जांच समाप्त करते हुए किसी प्रकार का बकाया होने से इनकार किया था। उन्होंने आगे कहा कि सरकार में 3 बार सविता चौधरी को बर्खास्त किया गया। अगर सविता पर कोई बकाया होता और सरकार अब तक उसको वसूल चुकी होती। अगर सरिता चौधरी के कार्यकाल में 100 रुपये भी बकाया हो तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो वहीं उन्होंने दावा किया कि बसपा जिला पंचायत में सभी सीटें जीतकर अपना बोर्ड बनाएंगे। एक तो बहुत लंबे अरसे से मैं आप लोगों से नहीं मिल पाया था, इसलिए मैं पीसी की है। दूसरी, आज कुछ समाचार पत्रों में इस तरह के आरोप लगाए गए कि सविता के कार्यकाल का और अन्य 3 लोग जो कमेटी में थे उनसे पहले, उन पर सरकार का बहुत बकाया हाईकोर्ट में रिट दाखिल की है। एक तो इसके संबंध में मुझे कह रहे हैं मीडिया को भी इस तरह की बात बिना सबूत के नहीं छापनी चाहिए। दूसरी बात ये मैं कह रहा हूँ, ये राजनीतिक द्वेष की खाज है, ना किसी का बकाया है, ना कोई नोटिस आज तक सरकार से इन लोगों को मिला है। और सविता का जो कार्यकाल था, त्रिवेंद्र जी के कार्यकाल के समय का था उनका भी कार्यकाल, और उस समय सबको पता है हमारे त्रिवेंद्र जी के। तो बुलेटिन में बात देहरादून की कर लेते हैं, जहां वक्फ बोर्ड की अवैध रूप से कब्जा हुई संपत्ति पर अतिक्रमण चढ़ने की तैयारियां शुरू हो रही हैं। बता दें कि उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के
हजारों करोड़ों की संपत्तियों पर हुए अतिक्रमण पर अब जल्द ही बुलडोजर चल सकेगा। दरअसल प्रदेश में वक्फ बोर्ड के ऐसे हजारों करोड़ों की संपत्तियां हैं जिस पर अवैध कब्जा है, जिसे वक्फ बोर्ड नहीं करा पा रहा। लेकिन अब 15 सितंबर को होने वाली वक्फ बोर्ड की बैठक में बुलडोजर खरीदने का प्रस्ताव पास में लाया जाएगा ताकि अवैध कब्जे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा सके। बता दें कि उत्तराखंड में अवैध कब्जे को लेकर धामी सरकार पहले से ही सख्त दिखाई दे रही है, तो वहीं उत्तराखंड बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स की माने तो ये जल्द ही सख्ती वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर हुए अवैध कब्जों को लेकर भी देखने को मिलेगी। दरअसल वक्फ बोर्ड प्रदेश में अपनी संपत्तियों को छुड़ाने के लिए मुहिम चलाने जा रहा है, जहां 15 सितंबर को होने वाली वक्फ बोर्ड की बैठक में बुलडोजर खरीद का प्रस्ताव लाया जाएगा, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मंजूरी के बाद प्रदेश भर में अवैध कब्जों पर बुलडोजर गरजेगा। कह सकता हूं कि 1.5 लाख करोड़ की संपत्ति उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड की हैं और वो गरीब बच्चों का अधिकार है। उसमें बहुत ईमानदारी के साथ हम काम करेंगे और बहुत ताकत के साथ जितना अवैध अतिक्रमण वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पे हुआ है उसे हटाने का काम करेंगे। और अब धामी का बुलडोजर आपको। तो बुलेटिन में बात अब अल्मोड़ा की कर लेते हैं, जहां दलित नेता जगदीश चंद की हत्या करने के बाद कई लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि अल्मोड़ा के सल्ट के भेकियाशेण में दलित नेता जगदीश चंद की हत्या के विरोध में गांधी पार्क में सामूहिक धरना प्रदर्शन किया गया, तो वहीं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भी किया गया। सभा में कई संगठनों के लोगों ने जगदीश चंद को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान तमाम संगठनों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए जगदीश हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की और कड़ी से कड़ी सजा देने के साथ साथ पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी ने मामले की चुप्पी बीजेपी कांग्रेस पर भी निशाना साधा, जिसमें तिवारी ने कहा कि जगदीश को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन तेज किया जाएगा। आज जनता जब सड़कों पर है तो वो इसलिए है कि सरकार पर अब भरोसा नहीं रहा है। जगदीश की जान बचाने में असफल साबित हुए, लेकिन आज तो वो किसी को सुरक्षा देने में भी असफल साबित हुए और बहुत सारे लोगों की जिंदगी दांव पर लगी हुई है और उन सबको भी उन जातिवादी उन लोगों से खतरा है और उनका जो खतरा है उस खतरे को भी रूल आउट करने में सरकार काम नहीं कर रही है। बुलेटिन में बात जसपुर की कर लेते हैं, जहां सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर प्रशासन अलर्ट है, तो वहीं प्रशासन ने प्लास्टिक फैक्ट्री पर कार्रवाई की। बता दें कि उधम सिंह नगर में सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है, तो वहीं ग्राम हरियावाला में सिंगल यूज प्लास्टिक पॉलिथीन बनाने वाली फैक्ट्री को प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर सीज किया। प्रशासन ने फैक्ट्री से 125 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक पॉलिथीन और 225 किलो कच्चा प्लास्टिक दाना बरामद किया। इस दौरान सूर्य चौकी प्रभारी राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश अनुसार जिले में कबाड़ की दुकानों की चेकिंग अभियान के तहत कुंडा पुलिस की तरफ से एक कबाड़ की दुकान को चेक किया गया, तो दुकान के अंदर एक टीन शेड के बने कमरे में सिंगल यूज प्लास्टिक पॉलिथीन बनाने की फैक्ट्री संचालित की जा रही थी। मौके पर मौजूद व्यक्ति ने अपना नाम संजीत शाह बताया। फैक्ट्री में लगभग 125 किलो तैयार सिंगल यूज प्लास्टिक की पिन्नियां और 225 किलो कच्चा दाना प्लास्टिक बरामद हुआ। पुलिस की तरफ से काशीपुर उप जिलाधिकारी को इसकी सूचना दी गई, जहां राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर फैक्ट्री को सील कर दिया। अभी एसडीएम साहब से जानकारी मिली थी कि वहाँ फैक्ट्री चल रही है प्लास्टिक बनाने की, तो हम आए हैं, इसलिए उन्होंने भेजा तो हम सीधे कैंप से सीधे यहीं आए और इसको फिर सील करके जा रहे हैं। लगभग सर कितनी मात्रा में? 126 किलो तो वो है, कंप्लीट है, और 1.25 कुंटल करीब वो है दाना। तो बुलेटिन पर बात ऋषिकेश की कर लेते हैं, जहां एआरटीओ के कार्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने को लेकर चर्चा की गई। बता दें कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने को लिए एआरटीओ कार्यालय में यूनाइटेड वे एनजीओ के सहयोग से कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जाने पर चर्चा की गई और कई अहम निर्णय भी लिए गए, जिसमें पहाड़ों पर ड्राइविंग करने वाले सर्वप्रथम ड्राइवरों को विशेष ट्रेनिंग देने का निर्णय भी शामिल है। बता दें कि कार्यशाला पहाड़ों पर ड्राइविंग करने वाले दर्जनों ड्राइवर भी शामिल हुए। इस दौरान उनको बताया गया कि दिन के बाद सब रात में भी अब ड्राइविंग पहाड़ों पर लोग करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से
लोडर वाहन शामिल है, जहां ड्राइवरों को विशेष ट्रेनिंग देने के लिए भी निर्णय लिया गया। तो वहीं जो भी ड्राइवर इस विशेष ट्रेनिंग को लेंगे उनको परिवहन विभाग की ओर से कार्ड भी जारी किया जाएगा। इस दौरान ARTO ने बताया कि रोड सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसके लिए समय समय पर परिवहन विभाग की ओर से कदम उठाए जाते हैं। इंश्योरेंस होता है, उसमें कई प्रकार की योजनाएं ऐसी हैं जिनसे लाभ लिया जा सकता है और इन सारे लाभों को लेकर अपने आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सकता है। तो अनुरोध था हमारा, अच्छी जानकारी इन्होंने आज इसमें एकत्र की है और उम्मीद है कि जब ये आज की ट्रेनिंग वर्कशॉप पूरी होगी तो इस क्षेत्र में एक आर्थिक सुधार अपनी पारिवारिक स्थिति में कैसे करे। तो इसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे RTO सर हैं, पटोही सर, और विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारी ARTO इन्फोर्समेंट हरिद्वार आई है श्री रश्मि पंत मैम। इसके अलावा हम लोग हैं ARTO A और ARTO। तो बुलेटिन में बात तो नैनीताल की कर लेते हैं, जहां हाईकोर्ट में कूड़ा निस्तारण केंद्र के विरोध में याचिका पर सुनवाई हुई। ठीक है, चलो ये सारी चीजें, कूड़ा निस्तारण के लिए जगह तो चाहिए, लेकिन इसमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से परमिशन ली नहीं ली। इस पे माननीय उच्च न्यायालय ने जो है पिछली डेट पे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पार्टी बनाने का आदेश किया था और जो है उनको नोटिस हुए थे कि ठीक है, चलो ये सारी चीजें, कूड़ा निस्तारण के लिए जगह तो चाहिए, लेकिन इसमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से परमिशन ली नहीं ली। इस पे माननीय उच्च न्यायालय ने जो है पिछली डेट पे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पार्टी बनाने का आदेश किया था और जो है उनको नोटिस हुए थे कि ठीक है, चलो ये सारी चीजें, कूड़ा निस्तारण के। बुलेटिन में बात अब बाजपुर की कर लेते हैं, जहां नशे की रोकथाम के बाद ग्रामीणों ने SDM को ज्ञापन सौंपा। नशे पर रोक लगाने की मांग को लेकर बाजपुर के ग्राम चकरपुर निवासी ग्रामीण SDM कार्यालय में इकट्ठा हुए, जहां ग्रामीणों ने कच्ची शराब और सभी नशे के बढ़ते कारोबार पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर SDM राकेश चंद्र तिवारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि ग्राम जगरपुर में पुलिया के पास कच्ची शराब और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री का काम किया जा रहा है और इतना ही नहीं, लोग मौके पर नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि सड़क पर आने जाने वाली महिलाओं को नशे का सेवन करने वाले लोग गाली गलौज और बदतमीजी करते हैं, जिससे वहां गाँव की महिलाओं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। तो वहीं महिलाओं ने पुलिस पर नशे के कारोबारियों के अवैध वसूली का भी आरोप लगाया। इस दौरान ग्रामीणों ने SDM राकेश चंद तिवारी से तत्काल कार्रवाई करने की मांग की। तो वहीं SDM राकेश चंद ने ग्रामीणों को जल्द ही कार्रवाई करने का भरोसा दिया। हमने ये ज्ञापन दिया है कि हम यहाँ आए हैं, इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे चकरपुर में जो है नशा है, दारूबाजी है और क्या नाम जुआबाजी है और लड़ाई होती है, तो इस वजह से घर में बुलेटिन में बात अब हल्द्वानी की कर लेते हैं, जहां एक टेंट में करंट लगने से 5 बच्चों को करंट लग गया, जिसके बाद घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। लालकुआ कोतवाली क्षेत्र में 5 से 16 साल तक के 5 बच्चों को टेंट लगाने के दौरान करंट लगने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि घर की छत पर टेंट लगाने के दौरान यह हादसा हुआ। टेंट की लोहे की पाइप हाई टेंशन लाइन से टकराई, जिसके चपेट में आकर 5 बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए। परिजनों ने आनंद फानन में बच्चों को निजी अस्पताल भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि सगाई कार्यक्रम से पहले टेंट लगाने के दौरान यह हादसा हुआ। यह घटना वार्ड नंबर 6 लालकुआ रेलवे बाजार की बताई जा रही है। जिस घर में हादसा हुआ वह महिला किराए पर रहती थी और उसकी बेटी की सगाई का कार्यक्रम था। यह घटना लालकुए के वार्ड नंबर 6 रेलवे बाजार में हुई, जहां अस्पताल में सभी बच्चों का इलाज चल रहा है। पुलिस और प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंचकर घटना की जांच में जुट गई है। साथ ही बिजली विभाग भी अब पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है। कितने बच्चों को करंट लगा तो 5 का है, लेकिन 2 को ज़्यादा सीरियस है। तो और जो बच्चे हैं उनकी हालत कैसी है? वो ठीक है, उनको ज़्यादा नहीं है। 2 बच्चों को हाँ, और 3 बच्चों को ज़्यादा जला है, 2 लड़कों के 1 लड़की के। हमारे पास 2 पेशेंट पहुंचे, एक गर्ल्स है एक बॉय है। गर्ल्स की स्थिति तो ठीक है और बॉयज़ का भी अभी हमने जांच कराया तो उसमें थोड़ा सा पीछे बैक साइड में थोड़ा सा। तो बुलेटिन में बात श्रीनगर की कर लेते हैं, जहां बिटोली गांव में एक बोलेरो कार गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि श्रीनगर के बटोली गांव में बोलेरो कार दुर्घटनाग्रस्त हुई, जहां अनियंत्रित होकर कार लगभग 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल स्थानीय लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद श्रीनगर कोतवाली की तरफ से SDRF की टीम को सूचित किया गया। जहां मौके पर पहुंची SDRF की टीम ने कार का रेस्क्यू किया, जहां उन्होंने दोनों मृतकों के शवों को निकाला। दोनों मृतकों के भटोली गाँव के निवासी ही बताए जा रहे हैं।
8 बजे सूचना मिली थाना कोतवाली से कि श्रीनगर से बुघानी रोड पर गांव भटोली नामक स्थान पर एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। उस वाहन का नाम था बुलेरो और उसमें 2 व्यक्ति सवार थे। जब टीम वहां पर पहुंची तो उस समय तक एक शव को बाहर गांव वाले निकाल के ले आए थे और दूसरा शव गाड़ी के पास ही पड़ा हुआ था। तो दोनों शवों को हमारे द्वारा तो बुलेटिन में बात अल्मोड़ा की कर लेते हैं, जहां अल्मोड़ा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि अल्मोड़ा पुलिस ने एटीएम की क्लोनिंग करने वाले बदमाश को गिरफ्तार किया है। अल्मोड़ा में एटीएम क्लोनिंग कर बैंक खातों में जिंद लगाकर लाखों रुपए निकालने वाले शातिर इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का एक साथी अभी भी फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। तो वहीं पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। अल्मोड़ा एसएसपी प्रदीप कुमार राय ने बताया कि आरोपी का नाम नवनीत शुक्ला है, जो कि सिसुआ पोस्ट झिलाई थाना मकानपुर जिला गोंडा का रहने वाला है। आरोपी पर अल्मोड़ा कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज भी किया गया था। इसके अलावा आरोपी के खिलाफ गोंडा जिले में साल 2015 में भी आईटी एक्ट और धारा 420 के केस दर्ज हैं। तो वहीं आरोपी पर की धरपकड़ के लिए एटीएम से डाटा चुराने और एटीएम क्लोन करने के आरोप लगे थे, जिसको लेकर पुलिस लगातार इस आरोपी की तलाश कर रही थी और अब अल्मोड़ा पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये नवनीत शुक्ला है जो गोंडा का रहने वाला है और इसके ऊपर अल्मोड़ा में 2 420 के और आईटी एक्ट के मुकदमे दर्ज थे और इसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट का भी मुकदमा अल्मोड़ा में दर्ज किया गया था। और इसके अलावा 2015 में इसके खिलाफ गोंडा ज़िले में ही मुकदमे दर्ज हैं 420 और आईटी एक्ट के। तो ये हमारे यहाँ ये फरार चल रहा था, तो इस पर 20,000 का इनाम था। तो हमारी एसओजी की टीम और जो हमारे लोकल थाना की टीम है, इन लोगों ने इसको तो बुलेटिन में बात ऋषिकेश की कर लेते हैं, जहां डेंगू की रोकथाम के लिए मेयर ने स्वास्थ्य विभाग के साथ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान शहर में लगातार बढ़ रहे डेंगू के प्रकोप को कम करने के लिए नगर निगम एक्शन मोड में आ गया। इस बीच मेयर अनीता ममगाई ने मोर्चा संभाला। मेयर ने स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें निर्णय लिया गया कि शहर में डेंगू के स्रोत को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर फंगिंग और कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया जाएगा। यह व्यवस्था नगर निगम की ही नहीं बल्कि मुनिकृति नगर पालिका क्षेत्र में भी बनाई जाए। इसके लिए बैठक में नगर पालिका मुनिकृति के अधिकारियों को भी बुलाया गया, जहां अधिकारियों ने मेयर को आश्वासन दिया कि डेंगू के प्रकोप को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लोगों से घरों में आसपास पानी इकट्ठा न होने देने की अपील की। मेयर ने बताया कि बनाई जा रही व्यवस्था की वह खुद निगरानी करेंगी। अगर कहीं भी लापरवाही मिलेगी तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हम एक जन सेवक भी हैं और हमसे बहुत ज़्यादा रहते हैं ऐसे समय पे, जबकि ऐसी बीमारियां बड़े स्तर पे फैल जाती हैं। तो उनको एक बड़ी आस भरी नज़रों से जनता एक जनप्रतिनिधि के ऊपर या उन लोगों की तरफ देखती। तो बुलेटिन में बात अब कालाडूंगी की कर लेते हैं, जहां हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है। तो वहीं हाथियों के झुंड से स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कालाडूंगी और कोटबाग क्षेत्र में पिछले कई महीनों से हाथियों के एक झुंड ने डेरा जमाया हुआ है, जो कि आसपास के गांवों में घूमकर खेतों को नुकसान करने के साथ ही मोटर मार्ग पर भी टहलता दिखाई दे रहा है। इन हाथियों के आबादी के निकट आने जाने से क्षेत्र भर में दहशत का माहौल है। वन विभाग ने क्षेत्रवासियों से होशियारी और सावधानी बरतने की अपील की है। हाथियों की तरफ से कालाडूंगी के नायगांव और कोटबाग समेत चकलुआ ग्रामीण क्षेत्र में फसलों को तबाह कर दिया गया है, तो घरों को भी तोड़फोड़ कर दिए जाने के से जनता में हड़कंप मचा हुआ है। हाथियों का झुंड कालाडूंगी से नैनीताल मार्ग और कालाडूंगी के कोटबाग मार्ग से लेकर हल्द्वानी मार्ग में कभी भी डेरा जमा रहा है। सड़क पर हाथी के झुंड आने से लोगों को जाम की समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। इस घर में मतलब 2 महिलाएं और एक पुरुष रहते थे। जब ये 10-12 हाथियों को पूरा झुंड आ रहा था और इसमें पूरे चारों तरफ से मकान को पूरे नीचे हाथियों की इसमें खोज देख लीजिए कि हाथी कितने पास आ रखा है। तो मैं यहाँ पर जंगलात विभाग से ये कहना चाहता हूँ, फसल के लिए तो जब भी कार्रवाई करे, लेकिन जब तक कि लोगों के लिए कुछ यहाँ पर कार्रवाई की जाए। मौके पर पहुँचकर रास्ता खुलवाते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि ऐसी स्थिति आने पर हाथियों से उचित दूरी बनाए रखें और हाथियों के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ न करें।
बुलेटिन में बात अब हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र के फूलगढ़ शिवगढ़ ग्राम में 4 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत की खबर सामने आई। मामले की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस में हड़कंप मच गया। आशंका जताई जा रही है कि किसी प्रत्याशी ने शराब बांटी होगी, जिसे मौके पर पुलिस ने अधिकारी भी पहुंच गए। मामले में अभी तक 7 लोगों की मौत बताई जा रही है, लेकिन प्रशासन ने अभी तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि की है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में भी लिया है। कच्ची शराब पीने से गांव फूलगढ़ निवासी राजू अमरपाल और भोला की मौत हो गई है, तो वहीं गांव शिवगढ़ से मनोज की भी कच्ची शराब पीने से मौत हुई है। बताया जा रहा है कि अमरपाल की जॉली ग्रांट अस्पताल में मौत हुई। स्थानीय लोगों का कहना है कि पंचायत चुनाव के चलते वोटरों को लुभाने के लिए शराब का लालच दिया जा रहा है। लक्सर के फूलगढ़ गांव में भी प्रत्याशियों की तरफ से बांटी गई कच्ची शराब पीने से 4 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी गांव में रोजाना कच्ची शराब बांट रहे हैं, जिसे पीने से बीती रात भी 4 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि गांव में इससे पहले भी 3 लोग कच्ची शराब पीने से उनकी मौत हो चुकी है। बता दें कि वोटरों को रिझाने के लिए हमेशा की तरह इस बार भी प्रत्याशी शराब का सहारा ले रहे हैं, लेकिन यह शराब लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रत्याशियों की तरफ से कच्ची शराब लोगों में धड़ल्ले से बांटी जा रही है। इससे पहले भी भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र के हरिद्वार और उत्तर प्रदेश से सटे गाँव में जहरीली शराब पीने से साल 2019 में 20 लोगों की मौत हुई थी। अब ऐसे ही मामले एक बार फिर से सामने आ रहे हैं। उत्तराखंड की राजनीति इन मामलों से गर्मा गई है। जितने भी प्रत्याशी हैं वो किस प्रकार के दारू कहाँ से ला रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, ठीक है। नंबर 2, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोचते हैं कि यार फ्री की दारू मिलनी है, ओवरडोज होने के कारण भी हो सकता है। ये घर घर दारू काट रहे, घर घर पी रहे, लुगाई भी काट दे, लुगाई काट दी, इस काम में तो दारू लोग काट रहे, लुगाई काट दी। हमने तो बतेरी कोशिश करी, हमने पार्टी करी, हम तो घर घर फिरे करना था। 4 डेथ हुई हैं और निश्चित रूप से एक साथ 4 डेथ होना ये एक चिंता का विषय है और एक कंसर्न का एक विषय है। इसीलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सारे अधिकारी, पुलिस के भी अधिकारी आए हैं और यहाँ पर ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि इनके द्वारा शराब के सेवन से इन लोगों की डेथ हुई। बुलेटिन के आखिरी में बात पिथौरागढ़ की कर लेते हैं, जहां बादल फटने से भारी तबाही सामने आई है। आपको बता दें कि बहते पानी में कई घर ढह गए हैं। उत्तराखंड के सीमांत जिले पिथौरागढ़ और भारत नेपाल सीमा से सटे धारचूला इलाके में बादल फटने से भारी तबाही मची गई है। शुक्रवार की रात हुई मूसलाधार बारिश ने तल्ला खोलिता गांव और धारचूला बाजार में तबाही मचाई है। खोतिला गांव में नदी से सटे घरों को जलभराव हो गया है और जिसमें 30 घर क्षतिग्रस्त भी हुए हैं। इसमें एक महिला की मौत हो गई है, जिसके पिथौरागढ़ डीएम ने इसकी पुष्टि की है। तो वहीं धारचूला से सटे नेपाल के इलाकों में भी भारी तबाही मची है। पहाड़ी से बरसात पानी के साथ आया और मलबा धारचूला बाजार के कई घरों में घुस गया, जहां बाजार की सड़कें भी मलबे इसमें पट गई। सड़क के से पार्क तक कई वाहन मलबे में दब गए, जहाँ मल्ली बाजार, ग्वाला गाँव, खोतिला और सड़कों पर मलबा जमा है। तो वहीं बादल फटने से नेपाल के मकानों को ध्वस्त होने और उनके कई लोगों के लापता होने की सूचना मिली है। पिछले दिनों एलधार नामक स्थान पर भूस्खलन के बाद खतरा बना हुआ था। तब भूस्खलन के साथ बोल्डर गिरने से 4 मकान ध्वस्त हुए। तो वहीं मिली जानकारी के मुताबिक काली नदी में पहाड़ी से टूटकर एक बड़ा बोल्डर आ गिरा था, जिस वजह से पानी का बहाव रुक गया और नदी के बोल्डर के पीछे से पानी इकट्ठा होने लगा। कुछ देर बाद जब बोल्डर पर प्रेशर पड़ा तो बोल्डर हट गया और इकट्ठा हुआ पानी बाढ़ में तब्दील हो गया। जलस्तर बढ़ने से तेज रफ्तार में भारी मात्रा में नदी का पानी बहने लगा, जिसकी वजह से काली नदी के किनारे बसे गांव के घरों को खासा नुकसान हुआ है। धारचूला के गांव में भी तबाही का मंजर है। हर जगह मलबा पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल मलबे में दब गई हैं। नेपाल के खोतिला गांव में भी नदी के बढ़े हुए जलस्तर से आपदा आई है और कई इमारतें भरभरा कर नदी में समा गई हैं, जिसके बाद डीएम ने बताया है कि लगभग 30 घर इसमें क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।